नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा इस वक्त मौजूद है। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और दोनों राज्यों में नेताओं ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। प्रचार प्रसार इस वक्त काफी तेजी से चल रहा है। हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों का अब समय बचा हुआ है और जबकि 18 को पहले चरण के मतदान जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं और 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर एक ही चरण के अंदर पूरे राज्य में चुनाव होंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो काफी लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं और यहां पर बीजेपी, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी जो अन्य दल हैं वो लगातार जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि 17 एमएलए और 8 मंत्रियों को टिकट दी गई है और 9 इसमें जो ऐसे विधायक हैं जिनका कहीं ना कहीं टिकट कटा है, 2 मंत्री हैं जिनका टिकट कटा है और उसके बाद ही बवाल होना शुरू हो गया है। एक बार फिर से बीजेपी के अंदर इस तरह का विरोध और इस्तीफे की जो कहीं ना कहीं सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। गोपाल, बिल्कुल इसी के साथ शीतल, जहां पर विधानसभा चुनावों का एक तरफ बिगुल बजा तो दूसरी तरफ जो है घमासान भी देखने को मिला। चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए तो टिकट को लेकर बहुत बड़ी वोट जो है वो मचती हुई नजर आई, जिसमें तमाम विधायकों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए तो नाराजगी जो है वो भी देखने को मिली। कोई मंत्री खुश हुए तो कई मंत्री जो है नाराज होते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें इस विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिला। जिसके बाद अगर पार्टीज की बात की जाए तो बड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ जहां पर कुछ ही दिन शेष चुनावों के मतदान को बचा है तो इसी में कई बड़े पार्टी के नेता जो है कभी पार्टी छोड़ते हुए तो कभी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी, ये देखना होगा। फिलहाल संदीप गोयल चुके हैं। संदीप, हरियाणा की राजनीति में लगातार उथल पुथल हो रहा है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी एक लिस्ट को बाहर निकालना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो वो लिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया था और उसी तरह का ट्विस्ट अब हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। है इस वक्त संदीप की आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है हमारे दर्शकों तक, वापस उसे जोड़ना चाहेंगे, हमारी टीम लगातार कोशिश करेगी। लेकिन देखिए रूपाली, किस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले बीजेपी के बीच अंतर कलह देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से टिकटें सामने आई, टिकटें जो बंटवारा हुआ उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज दिखाई दिए और कई लोग ऐसे थे जो वरिष्ठ पदों पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने भी बीजेपी पद के उससे इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी की जो कहीं ना कहीं सदस्यता थी उससे भी इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर जो एक अंतर विरोध जैसी स्थिति है वो बीजेपी में चल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। इसी तरह का दृश्य जो है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जब लिस्टें जो है वो जारी की गई, सूची में नाम जब सामने आए तो ये देखने को मिला कि जहां पर मंत्रियों के बीच में आपसी घमासान मचा तो कहीं ऐसे मंत्री भी थे जो इस्तीफा देने के बाद एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी सामने आए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है बड़ी पार्टीज होना ना होना एक अलग बात है लेकिन उम्मीदवार के तौर पर चेहरा सामने आना और लोगों के लिए, लोगों के मुद्दों पर खड़ा होना, ये कहीं ना कहीं इस चुनावों में बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की जो है चेहरे सामने आए जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब वो चुनावों में खड़े होंगे। चुनावों की बात की जाए तो लगातार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरगर्मियां तेज है। बिल्कुल, देखिए संदीप गोयल एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। संदीप, हरियाणा की बात करें तो लगातार बीजेपी के अंदर एक बार फिर से वही तरह की तस्वीर सामने आ रही है जो जम्मू कश्मीर के अंदर दिखी थी, यानी टिकट बंटवारे को लेकर जो नाराजगी है वो भारी पड़ रही है।
बिल्कुल देखिए, पिछले दिनों जब टिकट बंटवारे से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे और जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट थी, उसके बाद ये लगातार जो बगावती तेवर थे नेताओं की ओर से देखने को मिले थे। और अब जो टिकट फाइनल हुई है उसके बाद से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपना पद छोड़कर जो है बीजेपी से नाता तोड़ने का काम कर रहे हैं और विरोध के सुर तेज हो चले हैं। इसी कड़ी में आज कई जगह पर जो है विधायक के जो दावेदार थे, विधायक पद के बीजेपी से चाहते थे पद, लेकिन उसके बाद अब उनका विरोध जो है तेज हो गया है और अलग अलग समर्थकों के साथ आज विरोध जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे नेता अब चाहते हैं कि पार्टी जो है या तो लिस्ट को चेंज करे या फिर उनको जो है दोबारा से चुनावी मैदान में वो कैसे उतरेंगे, ये जो है समर्थकों के साथ बातचीत करने का रास्ता खोज रहे हैं। पार्टीज में जब टिकट जो है वितरण का काम हुआ और सूची जारी की गई, कई मंत्री कई विधायक ऐसे थे जिनके नाम सामने नहीं आए, तो क्या कुछ रिएक्शंस अब उनके इस चीज को लेकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों ने भी, इन नेताओं ने, विधायकों ने ये उम्मीद जताई थी कि इन चुनावों में उनका चेहरा जो है बतौर उम्मीदवार सामने आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके की तस्वीरें हरियाणा से सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं और बहुत दिनों से जो जिन उम्मीदवारों को टिकट मिलने की आस थी वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी टिकट कटी है, कुछ मंत्रियों और कुछ विधायकों की टिकट कटी है, नए चेहरों को जो है बीजेपी ने उतारा है। ऐसे में आज वो अपने समर्थकों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, जन समर्थन मांगने का काम करेंगे। यदि पार्टी उनको दोबारा मौका नहीं देती है तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी जो है वो बीजेपी के नेता आज मन बना सकते हैं। तो यानी कि बीजेपी पूरी तरह से उस विरोध को झेलने का काम करेगी जो जिन नेताओं को टिकट पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। बिल्कुल संदीप, देखिए जब लिस्ट सामने आई उसके बाद जब आकलन हुआ तो एक आंकड़ा निकल कर आया कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो ओबीसी समुदाय हो, वैश्य समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो, एससी हो या फिर जाट हो, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है हरियाणा के अंदर और जो विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर करने का मादा भी रखते हैं, उन सबको यहां पर लुभाने की कोशिश की गई है। और जो उम्मीदवार निकलकर बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं उसमें एक पिक्चर है, एक पैकेज की तरह सामने रखा है। तो क्या ये जो यहां पर पंच बीजेपी की तरफ से खोला गया है ये काम आएगा? देखिए, कितना संभव हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जरूर ये कह सकते हैं कि पार्टी ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। इस बार जाट समुदाय को, जाट समाज को भी साधने का प्रयास किया गया है। उसकी ओर से 10 सीटें जो है जाट समाज के लोगों को दी गई है, उम्मीदवारों को दी गई है। ब्राह्मण समाज को 9 सीटें दी गई हैं। वहीं अभी तक जो 67 सीटें जो वितरित की गई हैं उसमें जो है वैश्य समाज को 5 सीटें दी गई है। हालांकि इसकी संख्या बढ़ जरूर सकती है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन और भी जो है क्षत्रिय समाज हो चाहे अन्य समाज हो उनको साधने का प्रयास इस जो है लिस्ट में की गया है। लेकिन अभी स्थिति कितनी बिल्कुल संदीप, इसी के साथ जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव की बात की जाए या हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इसी में अगर हरियाणा की बात की जाए, वहां पर जब टिकट जो है वो जारी की गई, जब टिकट वितरण किया गया, इसी में ये देखने को मिला कि भाजपा के 2 नेता शमशेर गिल और साथ ही साथ बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने जो है इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है अब किस तरीके की चुनौतियां, क्योंकि कुछ ही दिन रहते हैं चुनावों के मतदान को और इस तरीके से भाजपा के नेता जो है एक एक करके पार्टी जो है अपनी नाराजगी की वजह से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी को कहीं ना कहीं स्थिति को समझना चाहिए था। और हालांकि अभी जो नाराज जो नेता नजर आ रहे हैं उनको कैसे पार्टी मना पाएगी या कैसे साथ में चुनावों में खड़ा कर पाएगी, ये एक सवाल बना हुआ। हालांकि जो पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं उनका कहना है कि ऐसे जो है नाराजों को मना लिया जाएगा और चुनावों में पूरी तरह से बीजेपी की जीत होगी। यानी कि नाराज नेताओं को मनाने और साथ में जनता के बीच जाने, एक चुनौती के साथ बीजेपी पार्टी जो है इन चुनावों में काम करने की जो है पूरी तैयारी करने वाली है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट जो है विधानसभा संदीप, अगर चुनावों की बात की जाए तो चुनावों से पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पार्टी में ही आपसी घमासान है, तो लोगों के मुद्दे पर कब फोकस किया जाएगा? और क्या कुछ लगता है जब इस तरीके की तस्वीरें इन चुनावों में सामने आ रही है तो लोगों का समर्थन अब इन पार्टीज को किस तरीके से मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पार्टी के सामने चुनौती है और अभी 67 सीटें जो है निकल कर आई हैं। अभी 22 सीटें और बची हुई है, 23 सीटें और बची हुई है। उन पर पार्टी जिन नेताओं का जो है सामने लाकर खड़ा करती है उसमें भी अभी देखने वाली बात होगी कौन कौन लीडर नाराज होते हैं। हालांकि अभी कुछ जो है विधायक उम्मीदवारों ने जो है इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी काम होते होते और भी ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने या फिर बीजेपी से बगावत करने की बात कह सकते हैं। संदीप, जब लोकसभा के चुनाव के आधार पर बात की जाए तो 50-50 रिजल्ट वहां पर सामने आए थे। आज 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के खाते में चली गई थी जहां बीजेपी का दबदबा हुआ करता था। लेकिन क्या यहां से नतीजे बदलेंगे? और जिस तरह से कांग्रेस ने कॉन्फिडेंस जताया है
कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी मैदान में, कोई उनके समर्थन में नहीं होगा। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं हरियाणा की, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने जरूर जो गठबंधन किया है, यूपी के कुछ क्षेत्रीय दल नए उतर कर आए हैं, उन्होंने भी प्रवेश कर दिया है हरियाणा के अंदर। तो क्या वो बड़ा छेद करने का मादा रखेंगे इन विधानसभा चुनाव में, और जो बड़ी पार्टियां हैं उनका भी खेल बिगाड़ेंगे? बीजेपी के लिए हरियाणा में कठिन है, और जिस तरह से लोकसभा में 50-50 का आंकड़ा कांग्रेस और बीजेपी का नजर आया है, ऐसे में बीजेपी का वोट बैंक लगातार गिर रहा है। इसी को लेकर चुनौती सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा जो है दोनों के सामने मुकाबले की होगी। दूसरे जो अन्य संगठन है वो जरूर वोट बैंक को काटने का काम करेंगे, लेकिन कैसे सरकार बनेगी ये भी कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है, तो बीजेपी जो है इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, लेकिन रूटों को भी बनाना है और जनता के बीच जाना है। लेकिन तमाम चीजों को कैसे हो पाएगा ये कहना अभी जो है स्पष्ट नहीं होगा कि पार्टी अभी मैनिफेस्टो जारी करेगी, उसके बाद जनता के बीच किन किन चीजों को लेकर जारी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन जनता दोबारा से बीजेपी पर जो है कैसे भरोसा जताए, क्योंकि एंटी कैम्पेंसी 10 साल की भी बीजेपी को झेलनी पड़ेगी, और कुछ विधायक और मंत्रियों के जो काम है उनको भी जो है जनता को समझना होगा कि संदीप, हरियाणा के अंदर जो इस वक्त बड़ी चुनौती है वो एक किसान है और दूसरा पहलवान है। खास तौर पर बीजेपी के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर कांग्रेस ने सीधे सीधे विश्वास जताए हैं, साथ किसान पर भी और पहलवान पर भी। तो क्या ये नतीजे बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? ये बड़े मुद्दे रह सकते हैं चुनाव में। चुनौती है किसानों का, पहलवान का, बेरोजगारों का, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है विपक्ष करता हुआ आ रहा है। ऐसे में उनको साधना कैसे संभव हो पाएगा ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हालांकि पिछले दिनों किसानों को साधने के लिए बहुत सारी गारंटी किसानों को दी गई। एमएसपी की बात जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की गई, पहलवानों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें जो कही जा रही है, लेकिन बहुत कठिन डगर है बीजेपी की। कांग्रेस इसको साधने का प्रयास करेगी, लेकिन कितना संभव होगा ये एक समय देखने वाली बिल्कुल बात है। संदीप, इसी के साथ चुनावों को लेकर अगर बात की जाए, भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए इन पार्टीज को जरूरी होंगे। क्या कुछ लगता है ये निर्दलीय उम्मीदवार जो इस चुनावों में खड़े हो रहे हैं, किस तरीके की सत्ता जो है सामने आएगी, क्योंकि पार्टीज को जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर बात की जाए तो इस तरीके की भी बयानबाजी देखने को मिल रही थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि बड़ी पार्टीज जो है निर्दलीय उम्मीदवार पर जो है वो उम्मीद जताई बैठी है। तो हरियाणा में क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें? लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार जो है काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे बीजेपी के नेता हो वो निर्दलीय तैयारी कर रहे हो, चाहे कांग्रेस से टिकट न मिलने के वजह में जो है अन्य दलों की वजह से जो है निर्दलीय। हालांकि जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किस अच्छे चेहरे को वोट देना है, और फिर पार्टी को वोट देना है। बिल्कुल, देखिए संदीप, जिस तरह से नायब सिंह सैनी पिछले कुछ दिनों से कमान संभाल रहे हैं और सरकार में भी हैं, बीजेपी की कमान भी संभाल रहे हैं, तो क्या मुख्यतः वही बीजेपी के मुख्य चेहरे रहेंगे इन विधानसभा चुनाव में, और उसी के चेहरे पर अभी बीजेपी अपना जो चुनाव है वो लड़ रही है और सफलता भी हाथ लगेगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बदला है, नायब सिंह सैनी इस बार मुख्यमंत्री हैं, और कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथ में जो है 90 सीटों पर चुनाव लड़ना और उनको जो है साथ माना, कितना संभव हो पाएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त, पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे। जल्द ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है, और हरियाणा में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दोनों राज्यों में इस वक्त जो मुख्य दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि दोनों के लिए ये दो राज्य बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बाकियों का जो दबदबा है वो क्षेत्रीय स्तर पर है, लेकिन बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और इन दोनों राज्यों में बीजेपी की नजर बनी हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस की नजर बनी हुई है। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, और अब आने वाले समय में जो बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें से भी कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। शिल्पा, जम्मू की अभी हालात क्या हैं, क्या सिचुएशंस हैं, राजनीतिक क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर? तैयारियां कर रही है और सभी पार्टी जो है वो जमीनी सत्ता पर इस समय जुटी हुई है कि किस प्रकार से भारी मतदान जो है वो आम जनता से लिया जा सके। क्योंकि देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, और महत्वपूर्ण भी ये दौरा है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन की कल से जो है वो बीजेपी शुरुआत करने जा रही है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें, पार्टी मैनिफेस्टो जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो कि
जो मीडिया वॉर रूम बनाया गया है वहां पर मीडिया को जो है वो संबोधित करेगी और पार्टी मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज करेगी। क्योंकि इस समय आप देखिए मैनिफेस्टो पे काफी ज्यादा निगाहें थी, हर किसी की निगाहें, चाहे फिर वो आम जनता हो या फिर बाकी पार्टी हो, तो हर किसी की निगाहें इस समय मैनिफेस्टो पे लगी हुई है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो आखिरकार क्या रहने वाला है। देखिए सूत्र बता रही है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जो है वो कश्मीरी पंडित के मुद्दों को जो है वो प्रमुखता देगी। मुद्दे हो सकते हैं कश्मीरी पंडित के और साथ ही साथ बाकी मुद्दे भी आम जनता से जुड़े हुए, जैसे कि बेरोजगारी हो गई या फिर जो बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर भी मैनिफेस्टो में भाजपा की बात की जाए तो कैंपेनिंग जो है वो सभी तमाम बड़ी पार्टीज ने शुरू कर दी है, हर एक पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी में भाजपा की कैंपेन की अगर बात की जाए तो उड़न खटोला यानी कि हेलीकॉप्टर से जो कैंपेनिंग की जा रही है वो चर्चाओं में बनी हुई है। तो क्या कुछ लगता है भाजपा किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए इस समय भाजपा जो है वो पूरी तरीके से जमीनी सत्ता पर जुड़ी हुई है, डटी हुई है कि किस प्रकार से आम जनता से भारी मतदान किया जा सके। हेलीकॉप्टर की आपने जिक्र किया है कि हेलीकॉप्टर से जो कैंपेन की जा रही है, देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। आम जनता को अपने बयानबाजी से प्रभावित किया जा रहा है, स्टेटमेंट से प्रभावित किया जा रहा है कि ताकि भारी मतदान वोट जो है वो आम जनता दे सके, आम जनता पर विश्वास दिलाए, आम जनता जो है वो पार्टी के लीडर्स पर जो है वो विश्वास रख सके। तो विश्वास जो है वो आम जनता को हो सके पार्टी लीडर्स पे, पार्टी पे, ताकि भारी मतदान वहां से हासिल किया जा सके। जिस प्रकार से मैंने कहा कि कल गृह मंत्री आ रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा आप देखिए बड़े लीडर जो है वो कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, कैंपेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर हम पोल सिनेरियो की बात करें तो इस समय जो समीकरण बना हुआ है, देखिए लगातार सभी पार्टी की बात करें तो जो इस समय इक्वलाइजेशन है वो बराबर नजर आ रही है। क्योंकि चाहे फिर वो एनसी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तो जमीनी सत्ता पर जो है वो पूरी तरीके से डटी हुई है, जुटी हुई है कि आम जनता से भारी मतदान किस प्रकार से जो है वो लिया जाता है। देखिए शिल्पा, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ का जो गठबंधन है वो मजबूती पेश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार इस गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक राजा कहना चाहिए, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। जिस तरह से यहाँ पर अपनी मनमानी से काम हो रहा है, तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ से कही गई हैं। यानी सीधे सीधे कहा गया है कि जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सभी पावर्स दी गई हैं वो ना होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर प्रतिनिधि निकलकर सामने आते हैं और डेमोक्रेसी का जो एक सेटअप है उसके अंतर्गत ये पावर्स उनके पास होनी चाहिए। देखिए जब ये ऑर्डर सामने आया था तब उस समय पार्टी काफी ज्यादा विरोध करती हुई नजर आई थी और चाहे फिर वो यानी कि लोकल पार्टी हो उनके द्वारा भी, जो लोकल संगठन, माफ कीजिएगा, जो लोकल संगठन उनके द्वारा भी लगातार जो विरोध किया गया था कि आखिरकार क्यों आईजी मनोज सिन्हा को जो है वो इतनी शक्तियां दी जा रही है, एक्स्ट्रा पावर्स जो है वो क्यों दी जा रही है और उन्हें जो है वो वापिस लिया जा सके। इसको लेकर काफी विरोध देखने को मिला। लेकिन ये एक मुद्दा ये भी है और जिस प्रकार से देखिए स्टेटमेंट, बयानबाजी जो इस समय की जाती है, आम जनता को कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन आम जनता अब समझ चुकी है कि किसे वोट डालना है, किसे वोट नहीं डालना है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने पहले ही कहा कि विधायकों ने कितना काम किया है, कितना काम जो है वो जमीनी सत्ता पर हुआ है, लीडर्स ने कितना काम किया है। चलिए शिल्पा, रोकना चाहेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज ये आखिरी दिन होगा। सभी जितने भी बकाया कैंडिडेट से वो अपना नामांकन करेंगे। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 1 सीट से उन्होंने नामांकन कर दिया है और आज दूसरी सीट से भी पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो नामांकन करने वाले हैं। यानी पहले उन्होंने चुनाव से किनारे करने की बात कही थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये मेरा निजी मामला नहीं बल्कि पार्टी की या पार्टी की मर्जी से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उनको मिली हार यहां पर क्या उस सदमे से बाहर निकालने का काम करेगी या नहीं, या दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर दूसरा पहलू यह भी है कि दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी या फिर एक सीट बराबरी होगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो जनसंपर्क बनाने में जुटे हुए चुनौतियां होंगी क्योंकि कुछ क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके सामने उमर अब्दुल्ला की रणनीति क्या होगी, कैसे उन दलों को टक्कर दी जाएगी, वो भी देखना होगा। रूपाली।
बिल्कुल शीतल, इसी के साथ चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल कल उमर अब्दुल्ला ने जो है गांधरबल से अपना नामांकन भरा था और इसी में अब चुनावी सरगर्मियां जिस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है तो उसी तरीके से प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा है और लोगों में भी जागरूकता कहीं ना कहीं फैल रही है, क्योंकि अपने मुद्दों को लेकर लोग इस बार तैयार है। आवाम जो है अपने मुद्दों को लेकर इन उम्मीदवारों के आगे गई है और देखना यह है कि किस तरीके से अब फिलहाल छवि जो है इन चुनावों की सामने आएगी, क्योंकि एक बड़ी बात सामने आई जहां पर एग्जिट पोल को लेकर भी एक आ गया है कि जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से एग्जिट पोल इस बार बैन किया गया है। देखना यह है कि किस तरीके से चुनावों में मतदान के बाद जय और प्रजय किसकी होगी। और फिलहाल ये अब बात की जाए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, जिसको लेकर अब जो है तमाम सियासी दल तैयार हो चुके हैं। जहां एक तरफ भाजपा में घमासान मचा था तो कहीं ना कहीं कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया, कई निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और पूरे तरीके से इस बार ये विधानसभा चुनावों पर हर किसी की नजर होगी, क्योंकि 10 साल के बाद ये होने जा रहे हैं और काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। क्योंकि 2014 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे और अब जम्मू कश्मीर एक यूटी में तब्दील हो चुकी है और इसी के साथ जम्मू participation of people, voluntary participation of people, or the kind of love they are showing, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है और हमारी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, यानी वोटिंग में भी ये इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा और लोगों का राब्ता जो है वो इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है, मेरा राब्ता लोगों के साथ डे टू डे बेसिस का है। मेरा राब्ता लोगों के साथ उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने के वास्ते डेली बेसिस का है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हमारे इसमें इस सिस्टम में होता, कोई शो ऑफ नहीं इस सिस्टम में होता। अवर्स इज ए डीप रूटेड रिलेशनशिप और इंशाल्लाह वही हमेशा रहेगा। ये इसलिए अहम है कि अगर आज लोगों ने सही फैसला नहीं लिया, इस इलेक्शन को उन्होंने एक रूटीन का इलेक्शन माना, तो मुझे लगता है कि अगले 100 साल भी यहाँ के लोगों को जो है वो नुकसान होगा और पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि ये अपने वजूद, आने वाले नस्ल के वजूद, अपनी शिनाख्त और हमारे तशख़्ख़ुस का इलेक्शन है। इसको कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त आपके सामने है। नामांकन से ठीक पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले समय के लिए हमारी सरकार कितनी जरूरी, लेकिन देखना होगा कि समय किसका आएगा। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस वक्त की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात क्या बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, जब उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, जब हमारे पास पावर्स नहीं होंगी, ताकत नहीं होंगी, तो इन चुनावों को लड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अब 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला की आप बात करेंगे, हमारे साथ भी जब उन्होंने इंटरव्यू किया या उसके बगैर भी जब भी मीडिया आउटलेट्स के साथ उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट असेंबली है ये पावरलेस है। मैं एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर रहा हूँ जिसने खुद फैसले लिए और यहाँ पर फाइल लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, चुनाव में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो हालात आगे बढ़े, कमीशन ने तैयारी की, अनाउंसमेंट शुरू हो गई, तो उसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा है कि एक प्रेशर बना है, उस पार्टी प्रेशर ने ये फायदा इस बात तक उमर अब्दुल्ला को पहुंचाया कि वो चुनाव में आए। लेकिन अब जो समीकरण उभर कर सामने आ रही है, जो सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है, उसमें उमर अब 2 सीटों पर लड़ेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर कंटिन्यूसली एक यू टर्न है उमर की पॉलिटिक्स के अंदर। पहले गांधरबल को चुना जो उनकी कर्म भूमि मानी जाती है, जहाँ से उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, लेकिन कल जिस तरीके से भावमात तक जिस तरीके से वो हुए, जिस तरीके से इमोशनल वो हुए और अपनी कश्मीर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि आप अपनी टोपी उतारें, हाथ में रहकर को लोगों से कुछ मांगे, ये होता है कि एक एक्सट्रीम लेवल पर जाना। जिस तरीके से उन्होंने कल वो किया, वो सीधे ये बता रहा है कि सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है और ये डिफरेंट सिचुएशन उमर को कंपेल कर रही है कि वो आज दूसरा नामांकन अपना
अपना करे और वो वहां से करे जहां से आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, जो उनका होम टाउन है, जहां से वो जीत कर आए हैं बड़गाम, वहां से वो करे। अभी थोड़ी देर में वो वहां घर से निकलेंगे तो पता लगेगा कि कितना जमाव उनके साथ होगा, लेकिन कंप्लीट ही यू टर्न है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर। और महबूबा मुफ्ती ने कहा था वो नहीं लड़ेगी, वो बिल्कुल बाहर रही, नहीं लड़ी, बेटी को लड़ा रही है वो चुनाव। यहां पर फारूक अब्दुल्ला बाहर रहे, लेकिन उमर मैदान में है और अब देखना होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से सर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बड़ी हार उन्हें मिली थी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या वो भी एक डर है अपने अंदर कि जो मैंने जनाधार खोया है उसको वापस पाना है, 2 सीटों पर लड़ेंगे तो सेफ है? बिल्कुल आपकी बात सही है शीतल। एक बड़ा झटका उमर अब्दुल्ला को तब लगा जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि नेशनल कांफ्रेंस ग्रॉस रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लीडर चले गए नॉर्थ के अंदर, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उनके लीडर्स वहीं पर थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो वेव चली आखिरी 3 से 4 दिनों के दौरान, जिसने उमर और सज्जाद को उनकी पॉलिटिक्स पर एक बड़ा सवाल पैदा किया, तो ये एक बड़ा सवाल बनता था। और शायद ये एक बड़ा डर है उमर को कि एक हार लोकसभा में हुई है, दूसरी हार वो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा मसला बनेगा उसके बाद और बड़ा सवाल बनेगा। आज यूनियन टेरिटरी में हमारे पास अपर हाउस नहीं है, काउंसिल नहीं है, इसलिए अगर वो यहाँ जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, नहीं जीतते हैं तो बाहर हो जाएंगे, पार्टी का कोई और बनेगा। शायद वो उसके लिए भी तैयार नहीं है, अदरवाइज वो चाहते बाहर रहकर पार्टी को और मजबूती के साथ आगे लड़वाते, किसी और चेहरे को सामने रखकर भी चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से बड़गाम और साइमल्टेनियसली गांधरबल को चुना गया, ये सेफ सीट्स मानी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर बराबर बना हुआ है। और वो जरूर यही है, जिस तरीके से नॉर्थ में उन्होंने एक बड़ी हार देखी है, अब वो उसको नहीं देखना चाहते, एक सेफ जोन में वो खेलना चाहते थे। उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल ने वायनाड से भी पर्चा भरा और दीगर जगहों से भी, फिर बरेली से, रायबरेली से भी आगे वो आगे, तो कहीं ना कहीं ये सेफ जोन्स और जो अपनी ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको बचाने की भी एक कोशिश है। लेकिन बड़गाम की जहां तक बात करें, ये एंटायरली डिफरेंट है। अब की बार सीनियर हुर्रियत नेता और शिया लीडर आगा सईद हसन का बेटा मैदान में है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है रूहुल्लाह मेहदी, वो भी उसी इलाके से है। तीसरा जो एक बड़ा फैक्टर, एक और आगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, जिनको मैंडेट देने की बातें हो रही थी, उनको हटाया गया, उमर को लाया गया, वो क्या कुछ करवट लेते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अब की बार बड़गाम इलेक्शंस के। बिल्कुल इशफाक, इसी के साथ अगर हम बात की जाए चुनावों की, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं एनसी पे भी सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर कि भाजपा के साथ सत्ता में आने के लिए गठबंधन जो है 2019 में भी करना चाहती थी। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को लेकर भी अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ना ही सिर्फ उमर अब्दुल्ला की, बल्कि तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका कहीं ना कहीं भाजपा को हराना एक मेन मकसद है। तो क्या कुछ लगता है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पहले सत्ता में आने के लिए गठबंधन की मांग की गई पर ऐसा नहीं हुआ, और अब ये मोटिव जो है सामने रखा गया है कि भाजपा को हराना सबसे पहली बात। देखिए, अगर ये कहा जाए कि बीजेपी ग्रॉस रूटेड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा और गलत होगा, क्योंकि अलायंस बनाया ही तब जाता है जब आपको लगता है कि आपका अपोनेंट काफ़ी मजबूत है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस करना बीजेपी के खिलाफ सीधे बता रहा था कि सिचुएशन वो नहीं है जो रीजनल पार्टियां बता रही है कि सब कुछ उनके खीमे में है, सब कुछ उनके पास है। एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अलायंस जिस तरीके से बैक में माजी में हुआ है, चाहे वो पीडीपी बीजेपी का अलायंस हुआ हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस हुआ हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का अलायंस हुआ हो, एक जमाना वो भी था जब वाजपेयी साहब के साथ उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट के अंदर थे। तो ये सारी चीजें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर बताई जा रही है, पॉलिटिकल पार्टियां इस पर सवाल खुद ही एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो माइन्यूटली हर एक चीज को देख रही है। वो पीडीपी के मुंह को भी देख रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह को भी देख रही है, और यही वजह है जो रीजनल पार्टियां हैं वो बीच का रास्ता लेकर चलने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जो जैसे इंजीनियर रशीद वाला फैक्टर है, कुछ और फैक्टर्स है, अगर आप उनको देखेंगे तो एक हवा उधर इधर होती हुई भी नजर आ रही है, जो इन रीजनल पार्टीज के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होगी और इनकी सियासत बदल सकती है। ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा। अशरफ डार भी इस वक्त बड़गाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, वहां पर सियासी हवा क्या बता रही है, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला भी वहां से नामांकन कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल पहले देखने को मिल रहा है?
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के बाहर, जहाँ तकरीबन 12 से 1 बजे के करीब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला यहाँ पर अपने कागजात जो है बड़गाम के लिए जमा सियासी की बात करें तो अभी अगर देखें कुछ देर के बाद यहाँ पर अपनी पार्टी के भी कैंडिडेट यहाँ पर अपने कागजात जमा करेंगे। मगर जहाँ तक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये अब एक चैलेंज बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, खासकर बड़गाम जो के इंतखाब है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज हुआ करता था। मगर इस बार जब आगा सईद हसन के बेटे जो कि शिया लीडर है और साथ ही हुर्रियत के एक सीनियर लीडर माने जाते थे, उसके बेटे ने जैसे ही पीडीपी का हाथ थमा तो कहीं ना कहीं सियासी पहल काफी ज्यादा यहाँ पर आप देखने को मिलेगी, क्योंकि वोटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोटर्स जो है उनका बंटवारा होगा और किस तरह वो वोटर्स अपना वोट डालेंगे ये आने वाले दिन में जब वोटिंग हुई है तब पता चलेगा। चलाना भी कैसे जो अगर देखा जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से 2 जगह पे अपने कागजात पहले उसने गांधरबल में किए, अब बड़गाम में भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि लोगों की नाराजगी से भी वो 2 जगह जो है यहाँ पर भी वो अपने कागजात यहाँ पर आज जमा करेंगे। और जहाँ तक हम बात करें बड़गाम की ओवरऑल सिनेरियो की, तो कहीं ना कहीं इस बार काफी ज्यादा नेक टू नेक मुकाबला होगा। हर एक, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन दोनों के बीच जो है नेक टू नेक मुकाबला हर एक असेंबली इंतखाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बड़गाम की। जब मैं बात करूं बड़गाम, खासकर बड़गाम निश्चित में जब मैं बात करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि आगा सईद महमूद को जो है यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनाया जा सकता था, ऐसी बातें की जाती, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लास्ट में यू टर्न लिया और उसको जो है किनारा कश करके फिर खुद उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए हैं। खुद वो आज यहाँ पर अपनी नामजदगी के कागजात यहाँ जमा करेंगे। मगर जो लोगों का रुझान है अभी तक अगर देखिए, उस तरह का सियासी पहल, उस तरह के लोग जिस तरह से होने चाहिए अभी दिख नहीं रहे हैं। अब कुछ देर के बाद पता चलेगा। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर जब हम आगा सईद महमूद साहब की बात करते हैं, जो सन 96 में जीत कर आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर आए, पटन से को भी रिप्रेजेंट बहुत बार किया, बड़गाम को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर वो लगातार बनते रहे और काफ़ी नाराज़ बीच में दिखे, फिर वापस घर वापसी उनकी हुई। तो अब की बार नाराज़गी है आगा सईद महमूद के खीमे में, क्योंकि ये खीमा छोटा नहीं है, जहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 से 25 हज़ार वोटों का फर्क पड़ सकता है। तो क्या मैं ये मानूं कि आज जब उमर अब्दुल्ला नामजदगी के लिए जाएंगे, उनके साथ आगा महमूद साहब भी होंगे? कि जब उमर अब्दुल्ला बड़गाम का रुख करेंगे, क्या वो आगा सईद रोहला के घर जाएंगे या आगा सईद महमूद के घर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या जब आगा महमूद उसके साथ यहाँ पर आएंगे या उसके घर जाएंगे, तो जब वो साथ होंगे तभी पता चलेगा कि आगा महमूद अभी भी पार्टी के साथ जुड़े। हालांकि उसका अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट भी आया है, उसने ये कहा था कि मैं पार्टी के साथ ही हूँ, मगर जो उसके वर्कर्स है, जो उसके हामी है, कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी तो जरूर दिखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आगा महमूद ने ग्राउंड लेवल पे तैयारी की थी, जब आगा रोहला पार्लियामेंट में चले गए, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आगा महमूद ही अब असेंबली इंतखाब बड़गाम के उम्मीदवार हो सकते हैं नेशनल का। मगर लास्ट में यू टर्न के बाद कहीं ना कहीं उनके वर्कर्स में तो नाराजगी तो देखने को मिल सकती है। अब ये देखना है कि पार्टी किस तरह आगा सईद महमूद को अपने हाथ में रखती है, क्योंकि आगा सईद महमूद का एक अपना वोट बैंक है, उसको साथ में रखने के लिए, वो वोट हासिल करने के लिए आगा महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके साथ लेके चलना होगा। तो क्या हम ये माने कि बड़गाम एंटायर डिस्ट्रिक्ट जो है, और स्पेशली जो असेंबली सेगमेंट बड़गाम है, जिसमें शिया वोट भी है, सुन्नी वोट भी है, अब ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, शिया वोट और सुन्नी वोट, क्योंकि एंटायरली डिफरेंट गेम आज के दिन में देखने को मिल रही है? देखिए, जब हम शिया वोट की बात करें, खासकर जब हम सदर अंजुमन शियान आगा सईद हसन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा शिया फैक्टर, सबसे बड़ा जो वोट है वो उसके पास है, क्योंकि वही वोट जो है आगा सईद रोहला को भी जाता था। पहले ही 10-15 हज़ार के करीब जब आगा रोहला को उस तरह के वोट जाते थे, तो पहले कहा जाता जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 15 हज़ार से आगे जो है अपनी शुरुआत करनी होगी। तो ये इस वक्त देखना होगा जो वोटर्स है, क्या वो आगा सईद मुंतजिर की तरफ जाएंगे या पार्लियामेंट मेंबर जो आगा सईद रोहला के पास ही जाएंगे। ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इस तरह की वोटरों का जो ज़हन है, क्या वो इस बार अंजुमन शरीफ शियान के साथ आगा सईद हसन का साथ देंगे या वो आगा सईद रोहला के साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इमरान नाइकू भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा इमरान से भी वहाँ की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। इमरान, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी इमरान, वहाँ की क्या तस्वीर है, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर
तारिक हमीद करा अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे जी। और अभी कुछ देर पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे हैं और उनके हमरा उनके सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद थी। बाइक रैली के बीच में तारिक हमीद करा यहाँ बेमना पहुंचे जहां इनको अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है। इसके अलावा ANC के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह और उनके एक और मेंबर जो है उन कैंडिडेट जो है वो आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और इसके अलावा कई अहम दीगर कैंडिडेट जो है जो श्रीनगर में आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। तो कुल मिला के जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात है, यहाँ के असेंबली सेगमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, श्रीनगर में मुसलसल कई रोज से सियासी गहमा गहमी है, उथल पुथल है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें बड़ी मुतहरिक हैं और खासकर जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के दौरान हमने देखा कि अलग अलग सियासी जमातों के सपोर्टर्स के दरमियान उथल इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल हमने देखा था कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला डूरू के अंदर एक ही स्टेज पर थे, राहुल गांधी एक ही स्टेज पर थे, बात कर रहे थे और बीजेपी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। आज जब तारिक हमीद करा जो अलायंस के पार्टनर हैं और साझा कैंडिडेट है, दोनों तरफ से एक ही कैंडिडेट है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर या फारूक की मौजूदगी वहां पर है कहीं पर? देखिए, अभी तक मैं तारिक हमीद करा जब भी अपने बटमाल और रिहाइशगाह से निकले तो हम भी उनके साथ थे और बराबर हम रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचे तो हमने कोई कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का या लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं देखा और तारिक हमीद करा अपने हामियों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ मौजूद थे। शायद कुछ ही देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर मत आए तो, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो इरफान शाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लगातार कह रहे थे कि हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं और वो चुनावी दंगल में आना चाहते हैं। आज आखिरी दिन है, क्या इरफान के बारे में कोई इतला, वो कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे या तारिक हमीद करा के साथ खड़े रहेंगे? ये खबरें पिछले 4-5 रोज से हमारे पास भी मौसूल हो रही थी, इतलात मौसूल हो रही थी कि इरफान शाह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के असल कैंडिडेट थे या उम्मीदवार उनके, लेकिन जब से तारिक हमीद करा को मुश्तरका उम्मीदवार श्रीनगर की शाल्टे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुंतखब किया गया तो खबरें मौसूल हो रही थी कि इरफान शाह जो है इंडिपेंडेंट सामने आई। लेकिन अभी तक सुबह से हमने देखा सच कोई ऐसी इतलात हमारे पास नहीं है कि उन्हें आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है या नहीं करना है, तो उसका फिलहाल अभी इंतजार है। लेकिन हम रिटर्निंग ऑफिसर के गेट के बाहर अभी थे तो वहां पे भी हमने इस तरीके की कोशिश की कि इरफान शाह। इमरान, जब ये गठबंधन बना था तो उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, खास तौर पर कांग्रेस को निशाना बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी कहां पर है इस वक्त श्रीनगर के अंदर खास तौर पर? हालांकि गठबंधन दोनों में है, लेकिन गठबंधन पर जो सवाल खड़े हुए थे उसके बाद भी क्या कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये जो शाल्टेन सीट है, ये इससे पहले बटमालू की डिलिमिटेशन से पहले और तारिक हमीद करा का यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इसके अलावा नूर मोहम्मद भी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन जीता था और तारिक हमीद करा ने यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता था। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद थोड़ी सी जो एरियाज हैं नेशनल, जो कांग्रेस के कुछ अहम एरिया थे वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो है वो मिल चुकी है। ठीक है इमरान, फिलहाल रोकना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त हरियाणा के झज्जर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। चलो जाओ योगी। दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं, अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है
और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है, और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है, और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं, और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी, और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है।
मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का इस वक्त आप सुन रहे थे अयोध्या से लाइव सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें सामने रखी हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद। और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जब भी संबोधन कर रहे हैं तभी अपनी सरकार की योजनाओं या फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जेएंडके में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 12 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं, यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अब 12 तक की आखिरी तारीख रहेगी जब तक नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि यह आखिरी चरण की नोटिफिकेशन है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान होना है। उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। दोनों राज्यों के, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं वो साथ में आएंगे। हालांकि पहले ये तारीख 4 अक्टूबर को थी, लेकिन उसके बाद हरियाणा में चुनाव को जो है वो डिले कर दिया और अब 8 को दोनों राज्यों के जो परिणाम है वो सामने आएंगे। भोपाल बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो चुनावों के साथ साथ अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तीसरे चरण के चुनाव को लेकर भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और 12 सितंबर तक प्रत्याशी जो है अपना नामांकन भर सकते हैं। आपने देखा कि कल भी कई बड़े नेताओं ने जो है अपना नामांकन भरा और पूरे तरीके से जी तोड़ मेहनत जो है उम्मीदवार के तौर पर अपने एरिया से जहां से वो नामांकन भर रहे हैं उसके लिए भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो 12 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन भरेंगे उसके बाद 17 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और इसी में तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के तहत चुनाव होंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में अगर बात की जाए तो उसमें और भी ज्यादा जो है वो तेजी आ गई है और फिलहाल जांच पड़ताल की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में अभी भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, अभी भी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कोलकाता मामले को लेकर अगर बात की जाए तो ये रेप मर्डर मामला अभी तक पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है, जहां पर तमाम ये देखने को मिला कि डॉक्टर्स जितने थे उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें ये कहा गया कि अब स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बहाल करें। लेकिन आक्रोश लोगों का हो या फिर डॉक्टरों का हो या और किसी प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो हर एक जो है इसी कटघरे में है और इसी चीज की मांग कर रहा है कि इंसाफ जो है इस मामले को जल्द से जल्द बोल रहे हैं। ये हमारी इनिशिएटिव है सेफर सोसाइटी फॉर ऑल ऑफ अस। वी रिक्वायर्ड, हमें जरूरत है सेफर सोसाइटी जिसमें रात नारी को भी होना चाहिए, रात महिला को भी होना चाहिए। हमें ये ना हो रात को निकले और डर आ जाए हमारे लिए, कोई हमारे लिए ये भयंकर दिन अभया के तरह और किसी का हो। अभया का जस्टिस चाहिए, हमें सटीक जस्टिस चाहिए, इसलिए हम ये करते हैं। हमारी डिमांड यही है
कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास अनुरोध है कि हमें प्रॉपर अवाया को जस्टिस दे और ऐसा जस्टिस दे जिसमें कोई ये इस तरह के डर करने के पहले वो डरे कि कल ये डर किया तो मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ जो जो लोग होंगे वो सब लोगों को फांसी में लटका जाए और इस तरह का डर पैदा हो। একটা পরিবারে কি শুধু বাবা মা থাকেন আর কেউ থাকে না? পরিবার বলতে আর কেউ নেই, পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে, চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল। तो आपने सुना किस तरह से कोलकाता रेप मर्डर केस का मामला अभी पूरे देश के अंदर तूल पकड़ रहा है और खास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी इसकी भनक लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी कैंडल मार्च हो रहा है और इंतजार है कि इंसाफ उस लड़की को कब मिलेगा, उस बेटी को कब मिलेगा जिसने अपनी जान गंवाई है। देखना होगा कि कब तक के कड़े कानून हालांकि बनाए गए हैं, लेकिन उन कड़े कानूनों के तहत उन दरिंदों को उसके अंतर्गत सजा दी जाए और इसका एक बड़ा संदेश पूरे देश के अंदर दिया जाए कि आखिर इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।